सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है प्रियंका, पढ़ा रही हूँ आपको लाइफ साइंसेस। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुमंत्रा शिक्षा का ग्रंथ में। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी न्यूक्लियोइड के बारे में। काफ़ी इन डिटेल हम पढ़ेंगे। प्लाज्मिड के बारे में भी बहुत ही डिटेल में हम जानेंगे, ठीक है। न्यूक्लियोइड के बारे में बहुत सारी जानकारी हम लेंगे, प्लाज्मिड के बारे में भी बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं। होस्ट रेंज क्या हुआ, कॉपी नंबर क्या हुआ, प्लाज्मिड इनकम्पेटिबिलिटी क्या हुआ, पार्टीशनिंग क्या हुआ, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किससे? न्यूक्लियोइड से। सबसे, क्योंकि हमने कल सब पढ़ा था, जो नहीं पढ़ा था वो क्या था, न्यूक्लियोइड के बारे में जो है वो हमने अच्छे से जानकारी नहीं ली थी कि न्यूक्लियोइड में जो है वो क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि न्यूक्लियोइड क्या है। चलिए एक एक बराबर से बात करते हैं। आपने बैक्टीरियल सेल जो है वो पढ़ा होता है। बैक्टीरियल सेल पे क्या होते हैं? फ्लैजेला भी होते हैं, सेल वॉल भी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। ये सब आपने पढ़ लिया, ठीक। फिर आपके पास क्या होता है? सर्कुलर सा डीएनए होता है, ठीक है। इसी डीएनए को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। फाइन। तो इसी न्यूक्लियोइड पे आज हम बात करेंगे। ये जो है जो न्यूक्लियोइड जो है, ये वो रीजन होता है जहाँ बैक्टीरियल सेल कंटेन करती है अपना बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ठीक है। क्या इसमें कोई लिमिटिंग मैम्ब्रेन है? कोई भी लिमिटिंग मैम्ब्रेन जो है न्यूक्लियोइड पे आपको देखने को नहीं मिलता है। नो लिमिटिंग मैम्ब्रेन इज प्रेजेंट अराउंड योर न्यूक्लियोइड। फाइन। फिर बैक्टीरियल क्रोमोसोम मोस्टली कैसे होते हैं? सर्कुलर होते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मोस्टली जो है आपको क्रोमोसोम मोस्टली सर्कुलर देखने को मिलेगा, बट रेयरली रेयरली जो है वो लीनियर भी होता है। रेयरली जो है आपको लीनियर भी देखने को मिलता है। मोस्टली सर्कुलर, रेयरली क्या होगा? लीनियर होगा। ओके। कोई भी हिस्टोन प्रोटीन्स इसमें नहीं होती हैं। मैम कल का ही बता रहे हो, थोड़ा सा शुरू में डिवाइस करवा रही हूँ, ठीक है। थोड़ा और भी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोई भी हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं नहीं होती हैं, बट क्या होंगी आपके पास? लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीअमीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीअमीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोइड में के डीएनए से एसोसिएटेड रहते हैं। ओके। बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है सुपरकोइल्ड लूप में, जिनको हम डोमेन्स कहते हैं, ठीक। तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो है कैसे अरेंज होता है? सुपरकोइल्ड लूप्स में। उन सुपरकोइल्ड लूप्स को हम क्या कहते हैं? उन सुपरकोइल्ड लूप्स को हम कहते हैं, मतलब एक ही होगा यहाँ पे, डोमेन्स। फाइन। ओके। तो ये जो डोमेन है, ये क्रोमोसोम, ये जो डोमेन आपका कोई भी बनेगा, जैसे आप ऐसे ऐसे इस तरह से सुपरकोइल्ड होता है पूरा डीएनए, कैसे भी, तो इसमें आपको सुपरकोइल्ड जो है वो लूप्स दिखाई देते हैं, जिनको डोमेन कहते हैं। ये डोमेन जो है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन या सेग्रीगेशन के टाइम पे हेल्प करते हैं। न्यूक्लियोइड, देखिए आपको, देखिए हमने पढ़ा कि ऐसे तो प्रोटीन्स नहीं हैं, लेकिन आपको कुछ न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स और भी देखने को, पॉलीअमीन्स तो हो गई, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स जो हैं, इस पे स्टार बना देती हूँ। कुछ न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स होती हैं भाई। कौन कौन सी होंगी न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स? ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे तुम ले लो अपना, आपका पहले एच यू बोले तो हीट अनस्टेबल न्यूक्लियोइड प्रोटीन, क्या बोल देंगे हम इसको? हीट अनस्टेबल न्यूक्लियोइड प्रोटीन। फिर आपका आता है एसएमसी, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस क्रोमोसोम, लिख लेंगे ना आप, स्ट्रक्चरल, एसएमसी क्या हो गया आपका? स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस क्रोमोसोम, ठीक है। यह हो गया आपके स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस क्रोमोसोम, राइट, ठीक है। फिर आपके पास आती है, इसके अलावा भी होती है, आईएचएफ होता है, इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर, ठीक है। आईएचएफ का क्या मतलब हो गया? इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर। फाइन। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर। ये है प्रोटीन एसोसिएटेड विद न्यूक्लियोइड। इसके अलावा आपके पास एच का मतलब हिस्टोन लाइक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चरिंग, क्या बोल देंगे आप इसको? हिस्टोन लाइक न्यूक्लियोटाइड
न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चरिंग। फाइन, समझ गए इतना आप? ठीक है। तो ये सारी जो है ये क्या कराएंगी, कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे क्रोमोसोम का डीएनए की बाइंडिंग के द्वारा। ये जितनी भी आपने ये सब प्रोटीन्स पढ़ी, ये क्या करती हैं, ये करवाती हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रोमोसोम करवाएंगी कैसे, डीएनए की बैंडिंग करवा के, बाय बैंडिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्रोमोसोम बाय बैंडिंग ऑफ डीएनए। समझ के आप इतना? देखिए, जो आपके पास प्राइमरी रोल होता है वो इसका होता है, प्राइमरी रोल जो है वो इस प्रोटीन का होता है, हिस्टोन लाइक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चरिंग का होता है प्राइमरी रोल। ये क्या करता है, देखिए आपका जो, अगर मैं एसएमसी की बात कहूँ पहले, तो क्रोमोसोम सेग्रीगेशन के टाइम पे जो है वो काम करेगा, वो एसएमसी होगा। एसएमसी जो है वो किस दौरान काम करेगा, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन में जो काम करेगा वो आपका एसएमसी होगा। ठीक है, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट, ओके, ठीक। फिर प्राइमरी रोल जो होगा जो आपका हिस्टोन लाइक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चरिंग का है, उनका होगा कंडेंसेशन करना डीएनए का इनटू न्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या करती हैं, कंडेंस करती हैं, कंडेंसेशन करेंगी किसकी, बताइए, कंडेंसेशन ऑफ डीएनए इनटू न्यूक्लियोटाइड। ठीक, ये फंक्शन साथ के साथ याद रखिएगा, पूछे गए कहीं भी तो आपको बताएंगे। न्यूक्लियोटाइड लिख दिया है मैंने, कहीं न्यूक्लियोइड होगा। ठीक है, न्यूक्लियोइड होगा यहाँ पे। ठीक, चलिए ठीक है, समझ गए आप इतना? इनका मेन फंक्शन आपको याद रखना है। आपका एच यू प्रोटीन और ये आई एच एफ जो है, ये दोनों मेनली बैंडिंग ऑफ डीएनए में इन्वॉल्व होती हैं। लिख लेंगे आप, ये आई एच एफ जो है और ये एच यू जो है, ये मेनली किसमें इन्वॉल्व होते हैं, बैंडिंग ऑफ डीएनए में हेल्पफुल होते हैं। तो ये सारी प्रोटीन्स जो है, इंटीग्रेशन, इन्वर्जन, रिकॉम्बिनेशन, ऐसे इवेंट्स जो होते हैं, इनमें अपना रोल प्ले करती हैं। ठीक है, मोस्ट बैक्टीरिया जो हैं, जैसे कि ई कोलाई की मैं बात करती हूँ, अगर ठीक इतना आपको पूरा समझ आ गया, ठीक है। चलिए, मोस्टली जो बैक्टीरिया हैं, अगर मैं ई कोलाई की बात करती हूँ, ठीक है, चलिए मैं ई कोलाई की बात करती हूँ। ई कोलाई में आपको कैसा देखने को मिलता है, ई कोलाई में आपको सिंगल, एक ही मतलब सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल देखने को मिलता है, जो कि एज अ क्रोमोसोम एक्ट कर रहा होता है। तो सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। रिसेंट स्टडीज जो हैं वो बताती हैं कि कुछ बैक्टीरिया में कितने होते हैं, मोर देन वन क्रोमोसोम जो है होते हैं। और ये जो आपका क्रोमोसोम है वो लीनियर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। मोस्टली हम बैक्टीरिया का कैसा पढ़ते हैं, सर्कुलर, बट ये लीनियर भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, चलिए विब्रियो कॉलेराई की बात करते हैं, विब्रियो कॉलेराई की बात करते हैं। CO आपका LE होगा, ओके, COLER, ठीक। विब्रियो कॉलेराई में क्या होता है, ये क्या काउज करता है, कॉलेरा काउज करता है। इसमें आपको 2 सर्कुलर क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। कितने, 2 सर्कुलर क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिलते हैं विब्रियो कॉलेराई में। ठीक है, या कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है मैम। ठीक, अब देखिए, अब इन 2 सर्कुलर क्रोमोसोम्स में से एक जो होगा उसमें जीन्स होंगी, एक जो होगा 1/2 जीन्स फॉर व्हाट, जीन्स होगी उसके पास, हैव जीन्स फॉर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के लिए होगी, एंड वायरुलेंस के लिए होगी। ठीक है, एक के पास जीन्स होंगी मेटाबॉलिज्म एंड वायरुलेंस के लिए, और जो दूसरा है उसके पास क्या होगा, वो क्या काम करेगा, जो दूसरा है वो कंटेन करता है रिमेनिंग असेंशियल जीन को। सेकंड जो है वो कंटेन करेगा आपकी जो भी रिमेनिंग असेंशियल जीन्स हैं उनको कंटेन करता है। तो रिमेनिंग असेंशियल जीन्स जो हैं वो आपकी दूसरी वाले सर्कुलर क्रोमोसोम में होंगी। समझ गए आप? ओके, और एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, तो एक और एग्जाम्पल आपके पास आ जाएगा, बोरिलिया बर्गडोफेरी। ठीक है, और इस तरह से लिखा जाता है, बोरिलिया एंड बर्गडोरफेरी। ठीक, ज़्यादा ही साथ में हो गया ये,
ठीक है, चलिए। अब ये जो है ये क्या करता है, ये काउस करता है लाइम डिजीज। क्या काउस करता है ये? लाइम डिजीज। याद रखिएगा कि ये लाइम डिजीज को काउस करता है। कभी भी पूछूंगी मैं आपसे, ठीक है। इसमें इसमें होती हैं 11, बहुत ही ज़्यादा, 11 कॉपीज ऑफ अ सिंगल लीनियर क्रोमोसोम। सिंगल लीनियर क्रोमोसोम की जो है आपको क्या दिखाई देंगी? 11 कॉपीज जो हैं वो दिखाई देंगी। और ऐसा नहीं होगा कि वो सारी एक साथ इंटरमिंगल होंगी, अलग 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 बढ़िया पड़ी होंगी, ठीक है। तो मोस्टली जो आर्की बैक्टीरिया आप देखते हैं उसकी सिमिलैरिटी होती है यूकेरियोट्स के साथ। आर्कियंस जो हैं उनमें आपको आर्कियंस जो हैं, याद रखिएगा, हाँ, आर्कियंस जो है जैसे हमने पढ़ा, इसमें आपके पास क्या नहीं होता है? हिस्टोन्स नहीं होते हैं। आर्कियंस में आपको दिखती हैं, दे हैव लाइक योर हिस्टोन प्रोटीन्स। उनके पास जो है वो हिस्टोन्स होती हैं। दे हैव यूकेरियोटिक लाइक हिस्टोन्स हैं, दे हैव हिस्टोन्स टू कंडेंस देयर डीएनए। ओके, उनके पास डीएनए को कंडेंस करने के लिए उनके पास क्या होती हैं? हिस्टोन्स होती हैं। तो आर्किया जो है, डीएनए मॉलिक्यूल जो है आर्किया के, वो भी नेगेटिवली सुपरकोइल्ड हो सकते हैं, पॉजिटिवली सुपरकोइल्ड हो सकते हैं, या फिर सुपरकोइलिंग नहीं भी होगी। अब हम ये, मैं इनकी सर्कुलर और ये सब आपको बता रही थी, उसके साथ ही आप ब्रुसेला भी याद रखेंगे। ब्रुसेला में आपको कितने देखने को मिलते हैं? आपको 2 सर्कुलर क्रोमोसोम ही देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करती हूँ एग्रोबैक्टीरियम की, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन आपने बहुत बार नाम सुना होता है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस में आपको एक लीनियर, याद रखिएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन में एक लीनियर जो है वो क्रोमोसोम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप भूलने नहीं चाहिए, ठीक है। ई कोलाई में आपको एक सर्कुलर दिखता है, ठीक, क्लियर है ना। ये बेसिलस में भी एक सर्कुलर होता है, ठीक, ये नॉर्मली यही रहता है। अगर हम प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट की बात करें, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात करूंगी, ओके, और यूकैरियोटिक डीएनए, बड़ा ही टेढ़ा सा लाइन लग गया, ठीक है, यूकैरियोटिक डीएनए की बात करूंगी, ठीक है, तो आपको क्या क्या दिखाई देगा, क्या क्या जो है वो डिफरेंसेस दिखेंगे। इसमें आपको सिंगल क्रोमोसोम दिखाई देता है मोस्टली, ठीक है। और इस तरफ आपको जो है वो ज़्यादा क्रोमोसोम जो हैं यूजुअली कितने दिखाई देते हैं? मैनी क्रोमोसोम लाइक हम में ही कितने होते हैं? हम में ही आपको कितने दिखाई देते हैं? 46 दिखाई देते हैं। और ये मोस्टली हैप्लोइड जो है उस इस तरह के होते हैं इनका नेचर। और ये मोस्टली जो है इनके क्रोमोसोम का नेचर जो है वो डिप्लॉइड तरह का नेचर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में एक या एक से ज़्यादा प्लाज्मिड्स जो हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड, ये ज़्यादातर हमको प्लाज्मिड्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट होते हैं। और प्लाज्मिड्स यहाँ जो हैं वो कॉमनली नहीं, बहुत ही रेयरली प्रेजेंट होते हैं। रेयरली जो हैं प्रेजेंट होते हैं क्या? प्लाज्मिड, ठीक, प्लाज्मिड रेयरली प्रेजेंट होते हैं। फिर प्रोकैरियोटिक जो डीएनए है वो आपका साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड नहीं होता है, तो मैं नॉर्मली बता दूंगी आपको, है ना। आपका और आपका जो यूकैरियोटिक डीएनए है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड होता है। प्रोकैरियोट में जो है वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम जो है कंडेंस करेंगे न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करने के लिए, बट डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ नहीं है, यूकैरियोट्स में है। प्रोकैरियोटिक जीनोम जो है वो बहुत छोटा है यूकैरियोट से। जैसे इकोलाई का जो जीनोम है उसको K12 कहते हैं, याद रखिएगा कि K12 कहा जाता है इकोलाई के जीनोम को। ये सिर्फ और सिर्फ आपका कितना होता है? 4.6 MB होता है, जो अगर मैं कहूँ तो वो आपके यीस्ट जो यूकैरियोटिक सेल है उसका 2/5 हिस्सा बनेगा, ठीक है। यीस्ट का जो होता है, यीस्ट जो आप कहते हैं उसका आपके पास 12 MB का जीनोम होता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक। प्रोकैरियोट्स में आपको बहुत ज़्यादा इंट्रॉन्स वगैरह, नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस या फिर जो कोड नहीं कर रहे हैं वो ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं। यूकैरियोट्स में आपको बहुत ज़्यादा जो है ये देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। फिर आगे आपको बताऊंगी मैं मेनली प्लाज्मिड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? सबसे मेन अपना आ गया प्लाज्मिड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो प्लाज्मिड जो है ये क्या है? प्लाज्मिड जो टर्म दी थी वो लेडरबर्ग ने दी थी, ठीक है।
अगर टर्म की बात करूं तो हु कॉइन्ड द टर्म वाज कॉइन्ड बाय लेडरबर्ग, ठीक है। लेडरबर्ग ने जो थी वो टर्म दी थी प्लाज्मिड, ठीक। अब ये क्या होता है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट होता है बैक्टीरिया में। तो आप समझ जाएंगे कि क्या है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बैक्टीरियल एलिमेंट है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बैक्टीरियल एलिमेंट जो है वो प्लाज्मिड रहेगा। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बैक्टीरियल एलिमेंट आपके पास रहता है प्लाज्मिड, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग है कि नहीं है? बिल्कुल मैम, सेल्फ रेप्लिकेटिंग तो ज़रूर होता है, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल है और ये मोस्टली जो है ये डीएनए मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। मोस्टली आपको ये प्लाज्मिड जो है ये मोस्टली क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल्स ही हैं। रेयरली आपको क्या देखने को मिलते हैं आपको, बट आरएनए प्लाज्मिड्स भी देखने को मिलते हैं। आरएनए प्लाज्मिड्स भी जो हैं वो कुछ एक में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप बोल सकते हैं कि आरएनए प्लाज्मिड में भी प्रेजेंट किस में पाए जा सकते हैं? आरएनए प्लाज्मिड्स जो हैं वो आपके कुछ एक प्लांट्स में, फंजाई में पाए जा सकते हैं, ठीक है। समझ गए आप? ठीक। तो प्लाज्मिड जो होगा आपका बैक्टीरियल क्रोमोसोम की कंपैरिजन में बहुत छोटा है होता है। तो आप लिख देंगे मच स्मॉलर, बहुत ही छोटा होता है, मच स्मॉलर देन क्रोमोसोमल डीएनए, ओके। बैक्टीरियल क्रोमोसोम मच स्मॉलर देन, मतलब ये जो है बहुत छोटा होता है देन बैक्टीरियल क्रोमोसोम, फाइन, ओके। चलिए इतना भी हम समझ गए मैम। ये सब जो है और दोनों इंडिपेंडेंट रहते हैं, क्रोमोसोम और ये जो है वो दोनों इंडिपेंडेंट रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई एक के साथ ये जो है इन दोनों का आपस में कोई संपर्क होगा, ज़रूर होगा, लेकिन इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट जो है वो कर सकते हैं। जो मोस्ट प्लाज्मिड्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, नेगेटिवली सुपरकोइल होते हैं। मोस्ट ऑफ जो प्लाज्मिड्स हैं वो कैसे हैं? मोस्ट ऑफ द प्लाज्मिड्स आर, बताइए कैसे हैं, बताइए। सर्कुलर हैं और नेगेटिवली सुपरकोइल्ड हैं। कैसे हैं? नेगेटिवली सुपरकोइल्ड होते हैं भैया। कैसे होते हैं? नेगेटिवली सुपरकोइल्ड होते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स मोस्टली आपको ये देखने को मिलते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स ये होते हैं, ठीक है। लीनियर भी प्लाज्मिड भी जो हैं वो देखे गए हैं, जैसे बोरेलिया कहा, स्ट्रेप्टोमाइसिस कहा, उसमें आपको जो है वो लीनियर प्लाज्मिड भी देखने को मिल सकते हैं। बोरेलिया क्या कहा, क्या नाम लिया था मैंने? पहले भी आपको कहा था, अभी अभी आपने पढ़ा, उसमें आपने क्या पढ़ा कि बोरेलिया में जो है वो लीनियर डीएनए होता है। तो इसमें आपको लीनियर जो है वो प्लाज्मिड भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, राइट? चलिए समझ के इतना मैम हम, तो ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड की कि जो प्लाज्मिड के टाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड पे हम बात करेंगे कि प्लाज्मिड के टाइप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक। तो टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड में आपके पास क्या क्या आ जाएगा? टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड में पहले बात करती हूँ मैं कॉन्जुगेटिव की। कैसा प्लाज्मिड? कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। दूसरा कैसा हो जाएगा आपके पास? मोबिलाइजेबल, ओके, मोबिलाइजेबल प्लाज्मिड हो जाएगा, ठीक। और तीसरा आपके पास आ गया सेल्फ ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड। सेल्फ ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड, समझ गए आप? तो अब मैं इनके बारे में डायरेक्ट आपको बताऊंगी कि एक कॉन्जुगेटिव जो प्लाज्मिड होगा वो कैसा रहेगा, ठीक है। कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड जो होते हैं वो लार्ज प्लाज्मिड होते हैं जो कैरी करेंगे जीन को किसकी फॉर्मेशन के लिए? स्पेसिफिक डोनर रेसिपिएंट पेयर्स बनाने के लिए। कॉन्जुगेशन पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो आपको बता दूंगी। कॉन्जुगेशन के टाइम पे कॉन्जुगेशन के लिए देखिए स्पेसिफिक डोनर रेसिपिएंट पेयर्स की फॉर्मेशन के लिए जो प्लाज्मिड के लिए जो प्लाज्मिड जीन्स कैरी करता है उसको आप कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड कहते हैं। दे कैरी जीन्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ पिलाई, ओके। तो ये मेनली याद रखिएगा कि कॉन्जुगेटिव में आपको किसके लिए जीन्स मिलेंगी? दे, इसको देखिए, दे कैरी जीन्स फॉर व्हाट? फॉर सिंथेसिस ऑफ पिलाई, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पिलाई किस में हेल्प करता है? पिलाई जो है वो आपका किस में हेल्प करता है? जल्दी से बताइए। पिलाई जो है वो आपका कॉन्जुगेशन में ही हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। प्लाज्मिड जो है वो प्लाज्मिड जो है वो जो सेल्फ ट्रांसमिसिबल नहीं है, उसमें ट्रांस जीन्स नहीं है, ठीक है।
तो मतलब आपका मोबिलाइजेबल जो है, इतना बोल देती हूँ, टीआरए जीन्स जो हैं इसमें एब्सेंट होती हैं। मतलब ये कैसा होता है, ये आपका होता है नॉन सेल्फ ट्रांसमिसिबल। कैसा होता है ये, नॉन सेल्फ ट्रांसमिसिबल जो है होगा, क्योंकि इसमें टीआरए जीन्स जो हैं वो एब्सेंट रहेंगी। लेकिन इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, इसको किसके द्वारा ट्रांसफर किया जा सकता है, खुद तो नहीं मूव कर सकता, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, इसके पास टीआरए जीन्स नहीं है, बट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय अ सेल्फ ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड। ओके, सेल्फ ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड। और इसी तरह के प्लाज्मिड को आप कहते हैं मोबिलाइजेबल प्लाज्मिड, जो खुद तो नहीं मूव कर सकता, लेकिन सेल्फ जो प्लाज्मिड, सेल्फ ट्रांसमिसिबल जो प्लाज्मिड है वो उसको मूव करवा सकता है। तो एक मोबिलाइज प्लाज्मिड के पास, इसके पास ओरी टी जो है वो ज़रूर होता है। ठीक है, ओराई टी जो है वो आपको ज़रूर जो है इस तरह के प्लाज्मिड के पास देखने को मिलता है, याद रखेंगे आप। चलिए अब एक सेल्फ ट्रांसमिसिबल की बात करते हैं, तो डेफिनेटली उस पर आपको टीआरए जो है वो देखने को मिलेंगी। ओके, प्लाज्मिड के पास जो है टीआरए जीन्स आपको देखने को मिलेंगी, और इसके पास वो सारी जीन्स प्रोटीन्स होती हैं जो कि डोनर और रेसिपिएंट में ट्रांसफर के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक, ये कॉन्जुगेटिव भी होता है और मोबिलाइजेबल भी होता है, समझ गए आप। ये आपका कॉन्जुगेटिव भी होता है और मोबिलाइजेबल भी होता है, याद रखिएगा। ये आपका कॉन्जुगेटिव है प्लस क्या है, मोबिलाइजेबल भी है, मोबिलाइजेबल भी होता है, समझ गए। प्लाज्मिड में कोई भी प्लाज्मिड जिसमें जीन्स नहीं होंगी, जो कि इफेक्टिव कांटेक्ट एंड डीएनए ट्रांसफर के लिए ज़रूरी हैं, उसको नॉन ट्रांसमिसिबल कहते हैं, जैसा कि हमने मोबिलाइजेबल में कहा। मोस्ट नेचुरली अकरिंग जो प्लाज्मिड हैं वो सेल्फ ट्रांसमिसिबल हैं या मोबिलाइजेबल हैं, कॉन्जुगेटिव उतने ज़्यादा नहीं भी हैं। ठीक है, फिर आप एक एफ प्लाज्मिड की अगर बात करूँगी कि एफ प्लाज्मिड आप यूजुअली पढ़ते हैं, तो एफ प्लाज्मिड जो है वो क्या होता है, एफ प्लाज्मिड आपका एग्जाम्पल होता है एक तरह से सेल्फ ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड का। ओके, किसका है ये, सेल्फ ट्रांसमिसिबल जो आपका प्लाज्मिड आता है उसी का ये एक एग्जाम्पल बनता है। ठीक है, सेल्फ ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड का एग्जाम्पल है आपके पास एफ प्लाज्मिड जो है। अब बैक्टीरिया जो प्रोसेस करता है एफ प्लाज्मिड की एक कॉपी, उसको एफ पॉजिटिव कहा जाता है। ठीक है, मतलब देखिए मैं आप ऐसे समझाती हूँ, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक, इसमें एक तो ये अपना न्यूक्लियोइड है, ठीक, ये इसका अपना न्यूक्लियोइड हो गया, ठीक है, और इसमें ये जो है वो क्या है, आपका एफ प्लाज्मिड है। ठीक, तो ये बैक्टीरिया क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका एफ पॉजिटिव। ठीक है, जिसमें नहीं होगा उसको क्या बोल देंगे, एफ नेगेटिव कह देंगे। एफ प्लाज्मिड का जो है इसको एपिसोम कब कहा जाएगा, ठीक है, इसको एपिसोम जो है वो ये एफ पॉजिटिव है, ये तो आप समझ गए कि कैसा आ गया, एफ पॉजिटिव है। लेकिन अगर ये जो है ये इसमें इंटीग्रेट हो जाए, ये मतलब इसको ये ले लो कि ये गोले में इस तरह से ले लो, ठीक है, ये आपका ऐसे गोले में है, ठीक है, और ये मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ, ठीक, और ये आपका प्लाज्मिड है। तो अब देखिए क्या होगा, ये आपका बैक्टीरिया है, ये उसका अपना क्रोमोसोम है, और ये आपका जो है वो आपका क्या हो गया, इनकॉर्पोरेट। जल्दी से बताइए, ये आपका प्लाज्मिड यहाँ इनकॉर्पोरेट हो गया। तो इस तरह के आप HFR का नाम देते हैं, मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन का नाम देते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन का नाम देते हैं। और एक बैक्टीरियल सेल जिसमें एफ प्लाज्मिड इंटीग्रेटेड हो जाता है विद द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ठीक है, तो उसको आप क्या बोल देंगे, उसको आप एपिसोम भी बोल देंगे। एपिसोम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। प्लाज्मिड दैट कैन एग्जिस्ट ऑटोनोमसली इन अ सेल और इफ इट कैन इंटीग्रेट इटसेल्फ इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो ये एक तरह से समझ लो कि HFR सेल है, लेकिन एक तरह से ये एपिसोम भी जो है वो फॉर्म हो गया है, समझ गए आप। इंटीग्रेशन के टाइम पे क्या होगा, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगा दो कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल्स में,
जिसमें फॉर्म होगा एक वन सर्कुलर मॉलिक्यूल कंटेनिंग बोथ ऑफ द ओरिजिनल, बोथ अगर मैं दो बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है, मैं दोनों बनाना भूल गई, ठीक। तो आपका जो है वो दोनों की मतलब बोथ, इसका भी कॉपी है और इसका भी कॉपी है, और ये आप दो बना लो, चलो ठीक है। दो सर्कुलर हैं, एक सर्कुलर है, चाहे ये एक सर्कुलर है पेरेंटल, और ये आपका जो है प्लाज्मिड जो है इसके साथ जुड़ा है, दोनों की ही इसमें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। क्या ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्लाज्मिड का भी और पेरेंटल का भी आपको देखने को मिलेगा। ये सोचा जाता है कि इंसर्शनल सीक्वेंस जो होता है वो एफ प्लाज्मिड में प्रेजेंट होता है, और होस्ट में जो है वो क्या होता है, वो होस्ट में जो है वो एक होमोलॉजी होती है इंसर्शनल इवेंट के लिए, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि इंसर्शनल सीक्वेंस जो है प्लाज्मिड में होते हैं, एंड दोज इन द होस्ट क्रोमोसोम दे सर्व एज रीजन ऑफ होमोलॉजी फॉर द इंसर्शनल इवेंट। तो ये आपका हो गया क्या, एफ प्लाज्मिड। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है एफ प्लाज्मिड में? एफ प्लाज्मिड जो है ये आपका किस में, एफ फैक्टर वाला जो है आपको एफ प्लाज्मिड जो है जब इसमें इंटीग्रेट हो रहा है तो हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, पर जब भी आपका जो प्लाज्मिड है वो न्यूक्लियोइड में इनकॉर्पोरेट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिसोम जो है हम उसको नाम दे देते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आर प्लाज्मिड की। आपने आर प्लाज्मिड के बारे में भी सुना होता है, ठीक। आर प्लाज्मिड जो है वो क्या होता है, ठीक है। आर प्लाज्मिड को आप क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड भी कहते हैं। आर प्लाज्मिड को रेजिस्टेंस प्लाज्मिड भी कहा जाता है, नाम से ही पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस प्लाज्मिड है, और ये क्या करता है, होस्ट सेल को, ये मेक द होस्ट सेल रेजिस्टेंट, मेक द होस्ट सेल रेजिस्टेंट, डेफिनेटली नाम बता रहा है कि क्या बनाएगा, होस्ट सेल को रेजिस्टेंट जो है ये बना देगा, ठीक है। हाँ जी मैडम, हम समझ गए इतना, ठीक। तो आपके एंटीबायोटिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ये रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, ठीक। तो आर प्लाज्मिड जो है ये मोस्टली मोबिलाइजेबल प्लाज्मिड होते हैं। कैसे होते हैं ये, मोबिलाइजेबल प्लाज्मिड जो हैं ये होते हैं, ठीक। राइट, क्या बताया मैंने इसके साथ ही आपको कि ये जो हैं आपके पास एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस देते हैं, और मोस्टली क्या होते हैं, मोबिलाइजेबल प्लाज्मिड होते हैं। उसके अलावा आप पढ़ते हैं कॉल और प्लाज्मिड। कॉल प्लाज्मिड का मतलब क्या है, कॉल प्लाज्मिड आप किसको कहेंगे, कॉल्सिनोजेनिक प्लाज्मिड्स को जो है वो कॉल प्लाज्मिड कहा जाता है। कॉल्सिनोजेनिक, राइट, कॉल्सिनोजेनिक प्लाज्मिड को जो है वो आपका कहा जाता है कोल प्लाज्मिड, ठीक। अब ये जो है सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन बैक्टीरियोसिन, ओके। तो क्या कोल प्लाज्मिड जो हैं वो क्या सिंथेसाइज करते हैं, सिंथेसाइजेस प्रोटीन, बताइए क्या नाम बताया मैंने, साथ में बोलिए, बैक्टीरियोसिन, ओके। अब ये जो है ये बैक्टीरियोसिन जो है वो क्या करता है, ये बैक्टीरियोसिन जो है ये क्या करता है, ये प्रिवेंट कर देता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन, ठीक है, जिनमें कि कोल प्लाज्मिड नहीं होता। तो आप लिख सकते हैं इट कैन प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन जिनमें क्या नहीं है, जिनमें आपके पास कोल प्लाज्मिड नहीं है, इन विच कोल प्लाज्मिड इज एब्सेंट, जिनमें कोल प्लाज्मिड एब्सेंट है, ये समझ लीजिए। तो ये बैक्टीरियोसिन ये काम कर सकता है, ठीक है। बैक्टीरियोसिन प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरियोसिन ई कोलाई में जब बनेगा, ई कोलाई में बैक्टीरियोसिन जब बनता है तो उसको हम बोलते हैं कॉलिसिन। क्या बोलेंगे हम उसको, कॉलिसिन का नाम देंगे। ई कोलाई में जो बनता है बैक्टीरियोसिन उसको हम कहते हैं कॉलिसिन। बहुत सारे टाइप के कॉलिसिन्स होते हैं, जैसे कॉलिसिन ए बी अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरह से सेल्स के लिए जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। चलिए समझ गए, हाँ जी मैम ये भी समझ गए। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको, जैसे आपके पास जो टाइप्स आएंगे प्लाज्मिड्स के, तो प्लाज्मिड के टाइप्स तो आपने पढ़ ही लिए, पर उसके अलावा भी जैसे रेजिस्टेंस के लिए जो प्लाज्मिड है, ठीक, वो किस चीज़ के लिए रेजिस्टेंस देगा, वो एंटीबायोटिक के लिए जो है वो आपको रेजिस्टेंस दे देगा। फिर आपके बोलूँ कि वायरुलेंस के लिए, अगर कोई प्लाज्मिड वायरुलेंस काउज करता है तो वो मतलब पैथोजन की तरह काम करेगा, है ना। कोई जो है वो अगर किलर है तो वो कैसे काम करेगा,
वो सिंथेसाइज करेगा किसको, टॉक्सिन को, ठीक, सिंथेसाइज कर देगा टॉक्सिन को जो दूसरे बैक्टीरिया को किल कर देंगे। अगर कोई जो है वो फर्टिलिटी फैक्टर के लिए एफ प्लाज्मिड है, फर्टिलिटी, ठीक, तो वो जो है वो कॉन्जुगेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। अगर मैं आप बोल दूं कि कोई जो है वो डिग्रेडेटिव है, ठीक, तो डिग्रेडेटिव जो है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, एंजाइम्स देगा, मेटाबॉलिज्म ऑफ सम मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो डिग्रेडेटिव का ये फंक्शन रहेगा कि ये एंजाइम्स जो है वो देगा कुछ मॉलिक्यूल्स की डिग्रेडेशन के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे प्लाज्मिड की प्रॉपर्टीज के बारे में। प्लाज्मिड का ये सब तो आपने जान लिया। हम देखिए बायोटेक्नोलॉजी के रेफरेंस से नहीं पढ़ रहे हैं, हम माइक्रोबायोलॉजी के रेफरेंस से जो हैं वो चीज़ों को कवर कर रहे हैं, ठीक। तो अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप मुझसे जो है ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि प्लाज्मिड में कौन प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो हम किसके बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मिड पे हम बात करेंगे कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं प्लाज्मिड की वो कौन कौन सी हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मिड, राइट। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन के बारे में, ठीक। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन के बारे में। तो मुझे बताइए कि प्लाज्मिड जो है वो खुद से रेप्लिकेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। प्लाज्मिड जो है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बने होते हैं और वो दो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म से जो हैं, कितने अल्टरनेटिव, दो तरीके से जो हैं वो कर सकते हैं। मोस्टली प्लाज्मिड जो हैं वो रेप्लिकेट करते हैं आपके बैक्टीरियल क्रोमोसोम की तरह ही। कैसे रेप्लिकेट करते हैं, जो जैसे बैक्टीरियल क्रोमोसोम करता है, ठीक। और उनके पास क्या होता है, मतलब ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। जहाँ पे डीएनए ओपन करेगा ये आपका ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक। यहाँ पे जैसे समझ लो कि आपका क्या है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक। अगर डबल स्टैंडर्ड है तो इस तरह से डबल स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे जो है डीएनए ओपन करेगा, ओपन होने के बाद क्या होगा, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन जो है वो शुरू हो जाएगी, दोनों डायरेक्शन को जो है वो रेप्लिकेशन फॉक बनेगा, ठीक है। और क्या शुरू हो जाएगी, रेप्लिकेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। जो दो रेप्लिकेशन फॉक होते हैं वो सर्कुलर प्लाज्मिड में जो है वो मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इधर को तो ये इधर को अपोजिट डायरेक्शन में, अंटिल वो किसी पॉइंट पे मिल ना जाए। दूसरा जो मेथड, ये तो यूजुअल हो गया जो बैक्टीरिया में होता था। दूसरा एक मेथड आता है जिसको बोलते हैं रोलिंग सर्कल मेथड। ओके, क्या बोलते हैं इसको, रोलिंग सर्कल एप्लीकेशन बोलते हैं। आपने अगर बायोसेल बायोलॉजी में पढ़ा है तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा रोलिंग सर्कल एप्लीकेशन के बारे में। इसमें क्या होता है कि एक पॉइंट पे जो है निक बनेगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा और एक स्ट्रैंड जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, अनरोल हो जाएगा, ठीक। दूसरा स्ट्रैंड जो है क्या करेगा, ठीक, एक स्ट्रैंड जो है वो दूसरे स्ट्रैंड को यूज़ करके अनरोल हो जाएगा, बट स्टिल सर्कुलर होगा एक स्ट्रैंड, और वो स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट की तरह काम करेगा डीएनए सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो आपके पास दो अगर स्ट्रैंड हैं तो एक स्ट्रैंड अनरोल हो जाएगा, एक टेम्पलेट की तरह जो है वो काम करेगा। कुछ प्लाज्मिड होते हैं, अगर मैं बोलूँ जैसे एफ प्लाज्मिड है, ठीक है। एफ प्लाज्मिड जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं या खुद को एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में, आप जानते हैं, ठीक है। अब ऐसे प्लाज्मिड्स जो हैं इनमें दो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, टू ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं ऐसे प्लाज्मिड्स में, जो आप खुद को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में भेज सकते हैं, ठीक है। बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होती है ओराई वी से, तो एक हो गया आपका ओराई वी, और ट्रांसपोर्ट जो होगा वो आपका ओराई टी से होगा। तो दो आपके पास हो गए, कैपिटल टी है, ठीक है। दो आपके पास हो गए ये एफ प्लाज्मिड में ऑरिजिन, ठीक। सारे के सारे प्लाज्मिड्स जो होंगे उनमें वेजिटेटिव ऑरिजिन जो है वो ज़रूर होगा, ठीक। बट जो खुद को सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उन्हीं में ओराई टी जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इससे आगे हम बात करते हैं होस्ट रेंज के बारे में, ठीक है। किसके बारे में हम बात करेंगे, होस्ट रेंज के बारे में जो है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि होस्ट रेंज जो है वो क्या होती है, ठीक है। तो होस्ट रेंज जो है वो क्या होती है, ठीक। होस्ट रेंज जो है वो आपका क्या होता है, मोस्टली प्लाज्मिड जो है वो एक लिमिटेड रेंज में ही काम कर सकते हैं, ठीक।
मोस्टली जो प्लाज्मिड हैं वो एक लिमिटेड रेंज में ही जो है वो काम कर सकते हैं। मतलब आपके पास जो है वो नैरो रेंज आएगा, ठीक है, और एक वाइड रेंज आएगा। ठीक, कैसा आएगा? नैरो रेंज जो है वो आपके पास आएगा, और दूसरा जो है आपके पास वाइड रेंज आपको देखने को मिलेगा। नैरो रेंज मतलब जो प्लाज्मिड सिर्फ कुछ ही सेलेक्टेड स्पीसीज में काम कर सकते हैं, वो कैसे वाले होंगे? वो नैरो रेंज वाले होंगे। और कुछ एक जो वाइड रेंज पे काम कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी स्पीसीज पे काम कर सकते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? वाइड रेंज है। वाइड जो है उनका होस्ट रेंज है। समझ गए आप? जैसे कि आपके पास आ गया INCP, ठीक है, ये ई कोलाई का है। ये ई कोलाई में ही प्लाज्मिड होता है, और ये जो है इट कैन बी ट्रांसफर टू एंड मेंटेन इन बैक्टीरिया। मतलब बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज में जो है आपको ये देखने को मिल सकता है। तो आप होस्ट रेंज का समझ गए कि क्या होगा? ब्रॉड, वाइड नहीं बोलूंगी मैं, ब्रॉड होस्ट रेंज बोलूंगी मेनली। वाइड समझ लीजिए या फिर ब्रॉड होस्ट रेंज समझ लीजिए, और या नैरो रेंज। ठीक है, जो प्लाज्मिड कुछ सेलेक्टेड स्पीसीज में ही जा सकते हैं वो नैरो रेंज के हो गए, जो ज़्यादा में जा सकते हैं वो क्या हो गए? वाइड रेंज के हो गए। समझ गए आप? कोई कंफ्यूजन होस्ट रेंज में? कोई कंफ्यूजन नहीं है, पक्का? फिर नेक्स्ट कैरेक्टर पे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट पे मैं बात करूंगी कि कॉपी नंबर क्या होता है। ठीक है, किस पे बात करेंगे? कॉपी नंबर पे बात करेंगे। ठीक, कि कॉपी नंबर जो है वो क्या होता है। ठीक है, अब कॉपी कितना एवरेज जो है वो कितना कॉपी पाया जा रहा है, उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम कॉपी नंबर बोल देंगे। एवरेज आपके पास एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गिवन प्लाज्मिड पर सेल, उसको हम कॉपी नंबर बोलते हैं। या फिर मोर प्रिसाइजली हम मुझे बोलना हो तो मैं क्या बोल दूंगी? जो नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ प्लाज्मिड है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ प्लाज्मिड है, ठीक, इन अ सेल, ठीक, उसको आप क्या बोलते हैं? इमीडिएटली आफ्टर सेल डिवीजन, तो उसको आप बोलते हैं आपका कॉपी नंबर। प्लाज्मिड जो है उसमें लो कॉपी नंबर भी हो सकता है, ठीक है, और हाई कॉपी नंबर भी हो सकता है। मतलब बहुत सारी कॉपी भी हो सकती हैं, और बहुत कम कॉपी भी पर सेल हो सकती कॉपी नंबर। ठीक है, तो लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है। ठीक, जैसे 1 से 2 कॉपी हो गई। हाई मतलब आपका जो लो वाला होगा तो वो स्ट्रिंजेंट होगा, कि बहुत ही कम स्पीसीज, बहुत ही कम पाया जा रहा है। ठीक है, और ये जो आपका हाई वाला होगा इसको आप क्या बोल देंगे? रिलैक्स बोल देंगे, कि बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। ठीक है, बैक्टीरियल प्लाज्मिड जो है वो अपना नंबर ऑफ कॉपीज को मेंटेन करते हैं बाय नेगेटिव रेगुलेटरी सिस्टम दैट एडजस्ट द रेट ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ठीक है, तो 3 मेजर मैकेनिज्म जो हैं वो कंट्रोल, जो आपका प्लाज्मिड में एप्लीकेशन रहता है उसमें 3 मेजर जो हैं वो मैकेनिज्म रहते हैं। आप पढ़ते हैं रेगुलेशन होगा एंटीसेंस आरएनए से, रेगुलेशन होगा बाय बाइंडिंग ऑफ रेप्लिकेशन प्रोटीन टू रिपीटेड इंट्रॉन्स, ओके, आइट्रॉन्स, लाइक आइट्रॉन्स जो हैं वो रेप्लिकेशन को रेगुलेट करने में रोल प्ले करते हैं। फिर आपका CTRNA जो है, मतलब काउंटर ट्रांसक्राइब्ड टीआरएनए जो है, ट्रांसक्राइब्ड आरएनए जो है, और प्रोटीन जो हैं वो भी प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। समझ गए आप इतना? ठीक है, उसके अलावा हम बात करेंगे प्लाज्मिड इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। मतलब देखिए प्लाज्मिड इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में नेक्स्ट जो आपका बात आई वो किसके बारे में आई? प्लाज्मिड इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में आई। प्लाज्मिड इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, तो प्लाज्मिड इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो क्या होता है? ठीक, प्लाज्मिड इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है कि 2 क्लोजली रिलेटेड प्लाज्मिड जो हैं वो एक सेल में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 2 क्लोजली रिलेटेड प्लाज्मिड जो हैं, ठीक, वो क्लोजली रिलेटेड प्लाज्मिड जो हैं वो क्या करेंगे? वो कोएग्जिस्ट करेंगे एक सेल में। ठीक है, और किसी किसी में वो एक साथ ही जो है वो मना कर देंगे कि हम जो है वो साथ में नहीं रहेंगे। ठीक है, जब 2 प्लाज्मिड इनकम्पैटिबल हैं सेम प्लाज्मिड के लिए, सेम किसी सेल के लिए, तो वो एक सेम इनकम्पैटिबिलिटी ग्रुप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेम इनकम्पैटिबिलिटी ग्रुप बनाते हैं। कब बनाते हैं सेम इनकम्पैटिबिलिटी ग्रुप? जब दोनों कंपैटिबिलिटी कई बार गलत हो जाता है,
इनकम्पैटिबिलिटी ग्रुप। और ये कब बनाते हैं सेम इनकम्पैटिबिलिटी ग्रुप? जब दोनों ही प्लाज्मिड जो हैं वो किसी सेम तरह की सेल के लिए, मतलब देखिए ये एक प्लाज्मिड है, ये एक प्लाज्मिड है, ठीक है, और ये एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के लिए दोनों ही कैसे हैं? इनकम्पैटिबल हैं। कैसे हैं? दोनों ही इनकम्पैटिबल हैं। तो ये दोनों ही जो हैं किस में आएंगे? सेम इनकम्पैटिबिलिटी ग्रुप का जो है वो पार्ट बनेंगे, ठीक। फिर आपके पास एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है पार्टीशनिंग की, जिसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो पार्टीशनिंग की प्रॉपर्टीज जो हैं, पार्टीशनिंग की क्या, जो जब आपका देखिए पार्टीशनिंग एक एक्टिव प्रोसेस होता है जो एश्योर करता है कि सेल का डिवीजन अच्छे से होगा। हर एक सेल को जो है एक कॉपी ऑफ प्लाज्मिड जो है वो मिलेगा। प्लाज्मिड हाई कॉपी नंबर में भी प्रेजेंट होते हैं और उनका रैंडम डिफ्यूजन जो होता है वो हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से आपको मिल जाती हैं, क्या मिल जाती हैं? कॉपीज मिल जाती हैं, ठीक है। प्लाज्मिड जो है देखिए क्या ये जो पूरा काम चलेगा, जो कॉपी नंबर होगा, ठीक है, वो आपकी पार्ट जीन्स की किसकी कंट्रोल में होता है? पार्ट जीन्स के कंट्रोल में होता है, ठीक है। किसके कंट्रोल में होता है? पार्ट जीन्स के कंट्रोल में होता है, ठीक है। तो आपका जो पार्टीशनिंग होगा उसमें मतलब आपका मेनली यही है कि इसमें दोनों को जो है बराबर मिलना चाहिए, ठीक। किसी मोस्टली जो है वो बराबर ही मिलता है आपका पार्टीशनिंग में, ठीक है। फिर आपका फंक्शन जो है प्लाज्मिड के कौन कौन से होते हैं ये आपका जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। क्या और प्लाज्मिड के फंक्शन में आपको देखिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया, पाइलस की सिंथेसिस हो गया, ऑयल डिग्रेडेशन हो गया, गैस वैक्यूल का प्रोडक्शन हो गया, ये सब जो है वो आपके प्लाज्मिड के फंक्शन होते हैं। आज मैं आपको इतना ही पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है। आज मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट उसमें बता दूँगी, ठीक। देखिए फंक्शन जो है वो प्लाज्मिड के कौन कौन से हैं। अगर कोई प्लाज्मिड, देखिए एक टर्म आती है क्रिप्टिक प्लाज्मिड, ठीक है। I'm सॉरी एक्चुअली मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कॉज हो गया जिसकी वजह से मैं आपको कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। क्रिप्टिक प्लाज्मिड जो है वो रहता है, ठीक। क्रिप्टिक प्लाज्मिड कौन सा प्लाज्मिड रहेगा? क्रिप्टिक प्लाज्मिड वो प्लाज्मिड रहेगा जो कि कोई भी तरह का कैरेक्टर जो है वो नहीं बता रहा है, ठीक। कोई भी तरह का कैरेक्टर आपको नहीं उसमें देखने को मिल रहा है, कोई उसकी फिनोटिपिक प्रॉपर्टी नहीं है। जब किसी प्लाज्मिड की कोई भी फिनोटिपिक प्रॉपर्टी जो है वो नहीं होती है, ठीक, तो उसको जो है वो क्या कहते हैं? क्रिप्टिक प्लाज्मिड कहते हैं। समझ गए आप? कोई प्रॉब्लम, कोई कुछ समझने में कोई दिक्कत? ठीक। फंक्शंस जो हैं वो आप बेसिकली समझते हैं कि कौन कौन से होते हैं। आपका गैस वैक्यूल का फॉर्मेशन मैंने कहा, फिर आपका पाइलस का कॉन्जुगेशन का जो है आपको बता रही हूँ कि कॉन्जुगेशन का जो है आपके पास रहता है फंक्शन इसका। प्लांट हार्मोन की सिंथेसिस स्यूडोमोनास करता है, ठीक है। यर्सीनिया में बहुत ज़्यादा इंक्रीज वायरुलेंस हो जाता है जब प्लाज्मिड होता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस जो है वो ट्यूमर फॉर्म करता है। राइजोबियम स्पीसीज जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। पाइलस जो है आपको इकोलाई में स्यूडोमोनास में देखने को मिलता है। एंटीबायोटिक सिंथेसिस आपको स्ट्रेप्टोमाइसिस में देखने को मिलती है, ठीक है। अब प्लाज्मिड जो है वो ना सिर्फ प्रोकैरियोट्स में हैं, कुछ एक यूकैरियोट्स में भी आपको प्लाज्मिड्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक। अब किस में देखने को मिलता है? यीस्ट में। किस में देखने को मिलता है? यीस्ट में आपको ये प्लाज्मिड देखने को मिल जाएगा और इसको नाम दिया गया है म्यू सर्कल प्लाज्मिड। क्या कहते हैं? म्यू सर्कल प्लाज्मिड जो है इसको कहते हैं, जो कि आपका 6.3 अप्रॉक्सीमेटली किलो बेस पेयर्स का है और सर्कुलर है, ठीक। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट है डेफिनेटली। ये जो है ये जो होता है ये लाइक न्यूक्लियर क्रोमोसोम, ये भी न्यूक्लियोसोम से कोटेड होता है और एप्लीकेशंस जो हैं इसमें होंगी। एप्लीकेशन जो होगी इज इनिशिएटेड बाय होस्ट एप्लीकेशन एंजाइम। समझ के? तो दैट्स ऑल। आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगी आप लोगों को। अगर आप चाहते हैं कि आप CSIR नेट के लिए प्रिपेयर करें तो डिटेल आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल जो है पेड क्लासेस का आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ से भी 10% ऑफ लेने के लिए यूज़ करिए रेफरल कोड नेहा। अनअकैडमी पे उनको फॉलो करिए। शी इज़ अ ग्रेट मेंटर, शी इज़ गोना टीच यू फॉर योर नेट JRF। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।